नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। पिछले सोमवार को हम चर्चा कर रहे थे लिवर डिसीज के बारे में, जिसमें हमने लिवर में होने वाली कई बीमारियों के बारे में जाना, लिवर फंक्शन के बारे में जाना और लिवर के बारे में जाना। और उसी चर्चा को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं फैटी लिवर के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट और एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद। सर, पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे लिवर डिसीज़ के बारे में और इसके साथ ही हमने जाना था कि फैटी लिवर पर हम लास्ट चर्चा कर रहे थे। तो इस पर हम बात करना चाहूँगी आपसे कि अफर्मेशंस भी इस पर आप बता रहे थे, और अफर्मेशंस का कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा इसको कंट्रोल करने में। फैटी लिवर के लिए हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट को जाना, LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट। अफर्मेशन को देखा कि हम अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए अफर्मेशन करें। लीवर जो है वो मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए है, इनिशिएटिव लेने के लिए है। तो जब हम थोड़े स्लगिश होते हैं, लेजी होते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर मूव करने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो ये मानसिक कारण फैटी लिवर का है। हमें एक्टिव होना सीखना है। अफर्मेशन में हम ये अफर्मेशन करेंगे LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए कि मैं लाइफ में मैं एक्टिव हूँ, मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, मैं अपने दिल की सुनता हूँ, मुझे जो करने का भाव आता है वो मैं करता हूँ। तो जब हम एक्यूप्रेशर को अफर्मेशन से मिलाते हैं तो एक्यूप्रेशर का इफेक्ट भी आएगा, अफर्मेशन का इफेक्ट आएगा, और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। LV2 पर हम लाल कलर की कलर थेरेपी कर सकते हैं, रेड कलर लगाएंगे LV2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। और हम मेडिटेशन का हम टच थेरेपी कर सकते हैं। ध्यान से जब हम बाहर आते हैं तो ध्यान में हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा बढ़ती है, हमारे चक्रों में ऊर्जा बढ़ती है। तो इस ऊर्जा को हमें डायरेक्ट करना है अपने कंसर्न ऑर्गन। यहाँ पे अभी हमारा फैटी लीवर का मामला है, तो लीवर का हमने लोकेशन जो देखा था वो इस बात को समझने के लिए कि हम अगर टच थेरेपी करें तो हम कैसे, कहाँ पर हाथ रखें। आपको अपने ही हाथों को ध्यान के बाद अपने लीवर पे रखना है और 5 मिनट के लिए फिर से अपनी आंखें बंद कर लेनी है और भाव करना है कि मेरा लीवर स्वस्थ हो रहा है। ध्यान के दौरान आप टच थेरेपी या भाव या कुछ और ना करें। ध्यान को शुद्ध ध्यान के रूप में अपनाएं, अपने सांसों को महसूस करते हुए, संगीत को सुनते हुए या बिना संगीत अपने आप को शून्य बनाएं। अपने भीतर ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ने दें। जब ध्यान से बाहर आ चुके हैं उसके बाद अपने हाथों को लीवर पे रखकर फिर से आंखें बंद कर लें और ये भाव करें कि मेरी ऊर्जा लीवर में जमा हो रही है, लीवर में बढ़ रही है। जो ध्यान में हमने ऊर्जा कमाई है वो पूरी ऊर्जा लीवर की तरफ जाए, बढ़े। तो टच करने से भी ऊर्जा जाएगी और हमारे भाव करने से भी ऊर्जा जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बेड रिडन है, वैसे फैटी लिवर में बेड रिडन की बात नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा रोग, कोई दूसरा रोग जिसमें बिस्तर पे है कोई व्यक्ति, कोई भी ऐसी तकलीफ़ है जिसमें LFT डिरेंज्ड हुआ है, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है और व्यक्ति बिस्तर पे आराम कर रहा है, तो उसके फैमिली के मेंबर, कोई दूसरे लोग भी हेल्प कर सकते हैं। कैसे हेल्प करेंगे? साथ में ध्यान के लिए बैठिए, 1 घंटे ध्यान में बैठिए। ध्यान से जब बाहर आ गए हैं, दूसरा व्यक्ति जो सोया हुआ है वो लेटा लेटा ध्यान कर सकता है। ध्यान से बाहर आने के बाद जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी कर सकता है, वो लीवर पे हाथ रखे और 5 मिनट के लिए फिर से आंख बंद कर ले और ये भाव करे कि मेरी ध्यान की ऊर्जा जो है, जो दिव्य ऊर्जा है, वो मेरे हाथों के माध्यम से लीवर में जा रही है और लीवर जो है वो प्राणवान हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। अगर आप हाथ रखते हैं, अपना खुद से करें तो अपना हाथ, अगर कोई दूसरा कर रहा है दूसरा व्यक्ति हाथ रखे, दोनों ही कंडीशन में सिर्फ हाथ रखने से भी ऊर्जा बहती है। इस बात को जानिएगा। सिर्फ टच करने से भी हीलिंग होने लग जाती है, और अगर हम उसमें भाव करें तो वो ज़्यादा पावरफुल होगी। ध्यान के बाद करें तो वो और ज़्यादा पावरफुल होगी। अब भाव करने में हम सिंपल एनर्जी विजुलाइज कर सकते हैं, या हम कलर की थेरेपी, लीवर का रंग हरा है हमने देखा,
तो हरा रंग, हरा दिव्य प्रकाश मेरे हाथों से निकलकर लीवर में जा रहा है, ऐसा भी विजुलाइज कर सकते हैं। अगर आप कलर विजुलाइज नहीं करते हैं, सिर्फ लाइट विजुलाइज करते हैं, सिर्फ एनर्जी विजुलाइज करते हैं, तो भी उसका हीलिंग इफेक्ट आता है। एनर्जी मेडिसिन के अंदर ये सटल एनर्जी, सूक्ष्म ऊर्जा पर प्रयोग है। जितना अच्छा आपका ध्यान होगा, जितना आपका मन शांत होगा, जितना अच्छा आपका कंसंट्रेशन रहता है, उतना अच्छा हीलिंग का रिजल्ट आएगा। हीलिंग करते समय जब आप अपने हाथ रखकर आप भाव कर रहे हैं कि लीवर प्राणवान बने, लीवर स्वस्थ हो, उस समय अगर आपका मन बीच में नहीं भागता है, तब उसका पूरा इफेक्ट होता है। उस दौरान आपका मन जितना भटके, उतना उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो इसलिए मेडिटेशन के बाद करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि आपका मन कम भटके। मन अगर आपका बिल्कुल नहीं भटकेगा तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। ऐसा भी बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में है, ये संभावना नहीं है कि पता नहीं इस व्यक्ति बचेगा कि नहीं बचेगा। फैमिली मेम्बर ने ध्यान में बैठे, अपना ध्यान 1 घंटे 1.5 घंटे बैठे, उसके बाद भाव किया, एनर्जी भेजा कल्पना के माध्यम से, और वो व्यक्ति हॉस्पिटल में, जिसकी प्रोग्नोसिस सर्टन नहीं थी कि वो आईसीयू से कब बाहर आएगा, कब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा, वो जल्दी उसकी रिकवरी होने लग गई। भाव का बहुत महत्व है। भाव ध्यान के बाद आए तो सबसे अच्छा इफेक्ट है। तो किसी भी रोग में हम इसको कर सकते हैं। कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ है या ऑटोइम्यून डिजीज़ है या हेरिडिटरी डिजीज़ है, इससे भाव वाली थेरेपी में, टच थेरेपी में फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो ये तो नॉन स्पेसिफिक एनर्जी ट्रीटमेंट है। कोई यहाँ पे एनर्जी ऐसा कोई हेरिडिटरी, अगर कैंसर है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वैसी तो बात है नहीं। हर एक रोग में टच थेरेपी मेडिटेशन के बाद आएगी और वो कॉमन होगी। लेकिन हाँ, 5 मिनट प्रॉपर तो हाथ रखें। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप, कोई आपका फैमिली मेम्बर, आपके लव्ड वन आपके साथ नहीं है फिजिकली, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो आपके सामने लेटे हुए हैं और आप हाथ रखे हुए हैं, तो इस कल्पना का भी प्रभाव पड़ता है। एनर्जी के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता। एनर्जी फॉलोज इंटेंशन, एनर्जी फॉलोज कॉन्शियसनेस। अगर आपका वैसा सोच है तो चेतना को वो फॉलो करेगी, उसका प्रभाव आएगा। सर, रेकी के बारे में हम सुनते हैं, रेकी भी एक ऐसी ही टेक्निक है, तो रेकी का भी हम इस्तेमाल क्या यहाँ कर सकते हैं? ये जो मैं आपको इन टच थेरेपी जी। और विजुअलाइजेशन, दूर में भी रहते हुए कल्पना करना, ये जो बता रहा हूँ, ये रेकी जैसे मिलती जुलती चीज़ें ही हो गई। बस अंतर ये हुआ कि रेकी में डिफरेंट सिंबल्स हैं पर उनकी परंपरा के अनुसार, और इसमें भी कंट्री वाइज डिफरेंट रेकी के ट्रेडिशन वाइज सिंबल थोड़े अलग अलग होते हैं, है ना। तो सिंबल के माध्यम से एनर्जी को पास करने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। बिना सिंबल भी डायरेक्ट भी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो चूँकि हम यहाँ पे रेकी ही की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं रेकी टर्म भी यूज़ करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि रेकी के साथ बहुत सारी मान्यताएं जुड़ गई हैं, बहुत सारी सोच जुड़ गई हैं कि ट्रेनिंग होगी, इनिशिएशन होगा तभी होगा। प्रैक्टिकली, फंक्शनली ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपके भीतर तो ऊर्जा तो बह रही है, आप करेंगे तो प्रभाव आएगा, रेकी जैसा ही प्रभाव आएगा। हाँ, किन्हीं को इंटरेस्ट हो तो सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ टेक्निक का महत्व, सिर्फ सिंबल का महत्व नहीं होता है, आपकी स्थिरता का, शून्यता का, आपके ध्यान का महत्व होता है। जितनी अच्छी आपका ध्यान होगा, जितनी आपके भीतर स्टेबिलिटी होगी, आपका मन जितना कम भटकेगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये रेकी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी हमारे साथ साझा की। इसके साथ ही सर बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पर। है तो लिवर से रिलेटेड ही, लेकिन इसके बारे में सुना जाता है लिवर सिरोसिस लोग बोलते हैं, मेडिकल टर्म है। तो आपसे समझना चाहूँगी कि ये लिवर सिरोसिस ये क्या होता है? देखिए, बीमारी पहले छोटे स्टेज पे होती है। बीमारी को जब हम उस पर टैकल नहीं करते तो वो बड़ा बन जाता है। तो ये फैटी लीवर भी सिरोसिस बहुत बार बनता है। सिरोसिस हमेशा पहला स्टेज नहीं है। फैटी लीवर बढ़ता है तो सिरोसिस हो जाता है,
डायग्राम में आप देख कर समझ सकते हैं थोड़ा। लीवर फैटी लीवर बनता है, फिर सिरोसिस बनता है। अगर उसमें भी नहीं करें तो वो फाइब्रोसिस हो जाता है, या कभी कभी यहाँ पर ये कैंसर का रूप धारण कर लेता है या फेल्योर में चला जाता है। कैंसर है तो हमारे सेल्स फेल करने धीरे धीरे फेल होने लग जाएंगे। तो ये डिजीज का स्लो प्रोग्रेशन है। अगर हमने फैटी लीवर को कंट्रोल नहीं किया, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको पेट दर्द हो रहा है, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो बीमारी तो बड़ी होगी ना। आपको हेडेक रहता है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, बस पेन को बियर कर रहे हैं। ट्रीटमेंट तो करना चाहिए, भले आप एनर्जी का ट्रीटमेंट ही करें, लेकिन ट्रीटमेंट तो करें, अफर्मेशन ही करें, लेकिन करें तो इग्नोर तो ना करें। इग्नोर करने से बीमारी बड़ी होती है। तो सिरोसिस का भी बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं माना जाता है मेडिकल में, लेकिन जब हम एनर्जी पर आएँ तो हम कहीं भी हम हताश नहीं होते, नहीं होने देते। बस थोड़ा सा हमें अपनी इंटेंसिटी ऑफ ट्रीटमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? एक्यूप्रेशर पॉइंट पे तो हमें काम करना ही है, साथ ही में फूड में, डाइट में ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा। ड्रास्टिक चेंज करने का मतलब कि अगर सीरियल हम बंद कर दें, अनाज देखिए ना, अनाज को ऐसा कहा जाता है कि अनाज को हम खाने लायक बनाते हैं, आग पर पकाकर, मसाले को डालकर। वो हमारे शरीर के लिए उतना सूटेबल नहीं है जितना सूटेबल फल और सब्जियां हैं। तो एक रिजनेबल पर्सन लेता है, एक नॉर्मल पर्सन लेता है तो चलिए ले सकता है। वैसे वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर अपने विल पावर अच्छी है या साधना में कोई आगे बढ़ना चाहता है तो लोग फलाहारी जीवन जीते हैं। फल और वेजिटेबल पे अगर 100% आ जाएं, सीरियल को बंद कर दें, सिरोसिस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं सिरोसिस नहीं, लेकिन जॉन्डिस के मामले में तो मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है लाइफ का। जब मैं 6th क्लास में या बहुत छोटा था, तो एक बार जॉन्डिस हो गया। मेरे पेरेंट्स ने, मैं नाना नानी के यहाँ रहता था, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे कोई दवा नहीं दी, उन्होंने सीरियल मेरा बंद कर दिया। रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना। और एक बच्चे को तो बचपन में तो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन चूँकि खाना पड़ता है तो खाते हैं। बहुत सारे बच्चे खाना नहीं खाना चाहते, लेकिन हाँ, मुझे फल पसंद था, मुझे साग पसंद था, मुझे दही पसंद थी। और वही तो 1 महीने जो जॉन्डिस का टाइम के समय हुआ, मैं ऐसा सोचता था कि जॉन्डिस मुझे पहले क्यों नहीं आया, नहीं खाना पड़ेगा सीरियल। तो फल खाकर, सब्जी खाकर, साग खाकर जॉन्डिस मेरा ठीक हो गया। तो कोई भी रोग हो, देखिए यहाँ पे भी ना, ये थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक है, रोग पे फर्क नहीं पड़ता कि बीमारी कौन सी है। अगर हम सात्विक, शुद्ध सात्विक आहार पर शिफ्ट कर जाते हैं, आयुर्वेद में फलाहार, सब्जी का आहार, कच्ची सब्जियां और पकी सब्जियों में भी कच्ची सब्जियां ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन हम 100% वो नहीं खाएंगे, तो थोड़े हम सब्जियों का सूप ले सकते हैं, सब्जियों को बॉयल करके ले सकते हैं, सब्जी को जैसे भी किसी भी तरह से हम बना के ले सकते हैं। अनाज अगर बंद कर दिया जाए तो सिरोसिस हो कि हेपेटिक फेलियर हो कि लीवर कैंसर हो, सभी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फल पर हम पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएं, सब्जियों पर पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएं, सूप पर शिफ्ट कर जाएं। और अनाज के मामलों में हमने देखा है कि मिलेट्स हमारे लिए सुपीरियर अनाज हैं, गेहूँ और चावल से सुपीरियर हैं। और मिलेट्स का जो भोजन लेते हैं ना, उस मिलेट्स में भी ना सबसे अच्छा है खमीर, जो कि थोड़ा सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। देखिए, सॉलिड फूड में और लिक्विड फूड में, लिक्विड हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है। हमारी बॉडी में तो 70% पानी है, ज़्यादा लिक्विड ही है, तो लिक्विड फूड ज़्यादा बेटर है। तो अगर हम लिक्विड लेते हैं, जो भी ऐसा डाइट है जो थोड़ा लिक्विड जैसा है, जनरल जानिएगा कि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। मिलेट्स के खमीर सबसे बेस्ट उसका रेसिपी है। उसके अलावा खिचड़ी है, डोसा बना सकते हैं, उसकी रोटी ले सकते हैं, कई सारे उसके आइटम ले सकते हैं। मिलेट से सब कुछ बनता है। हमें बस अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा बदलना है कि हाँ, ले सकते हैं। और एक बार आदत लग जाए तो फिर रूटीन रूप से भी लोग लेते रहते हैं।
बिल्कुल सर। सर अब आपसे जानना चाहूँगी जो सिरोसिस है, आखिर इसके कारण क्या होते हैं? ऐसा क्यों होने लगता है? फैटी लिवर तो आपने बता दिया कि फैटी लिवर आगे बढ़कर सिरोसिस बन सकता है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ कारण होते हैं? देखिए कारण जो है ना स्वास्थ्य के मामलों में वो जी। बहुत स्पष्ट मेडिकल में नहीं है। कुछ अल्कोहलिक केसेस में सिरोसिस होते हैं तो उनको हम अल्कोहलिक सिरोसिस बोलते हैं। अल्कोहल लेने की वजह से सिरोसिस हो गई। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी रहे हैं जहाँ पे अल्कोहल कोई नहीं ले रहा है फिर भी सिरोसिस हो जाती है। हाँ, अल्कोहल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। वो सिरोसिस एक लाता है। अल्कोहल को हम अवॉइड करें। अल्कोहलिक सिरोसिस, अब अल्कोहल पीना तो कोई स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, हम बस एक आदत के वश लेते हैं। तो इस अल्कोहल एक रीज़न है, एक मेन रीज़न है, लेकिन सिर्फ अल्कोहल रीज़न नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो दवाइयाँ हम लेते हैं एलोपैथी की अलग अलग दवाइयाँ, उसमें से कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी हमारे लीवर पे असर जाता है। जो भी हमारे शरीर की जो प्राकृतिक नहीं है वो लीवर को नुकसान कर सकता है। सर तो जो आपने बताया कि ये जो सिरोसिस है और फैटी लिवर है, तो जब ये होने लगते हैं शरीर में, लिवर में जब परेशानी होने लगती है तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ संकेत तो बॉडी देती होगी। आपसे वो समझना चाहूँगी और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कुछ हम कदम उठा सकते हैं कि ये समस्या आगे ना बढ़े? देखिए, लीवर के लिए ना कोई बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है कि हम ऐसा कहेंगे ये सिम्टम है, इसका मतलब लीवर ही इन्वॉल्व है। लीवर जब इन्वॉल्व हो मतलब शरीर के हर एक रोग में लीवर का कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, थोड़ा स्किन डिजीज हो सकती है, पेट गड़बड़ हो सकता है, भूख मर सकती है, आपको नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग। तो ये पेट की बहुत सारी समस्याओं में हमारे नाखूनों के बदलाव में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो कोई भी रोग हो तो लीवर को एक चेक किया जाता है कि हाँ, लीवर में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मेडिकल साइंस में हम ब्लड रिपोर्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। ब्लड रिपोर्ट बहुत कॉमन है, एलएफटी होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें हम एसजीओटी, एसजीपीटी देखते हैं। लेकिन हम ब्लड रिपोर्ट से भी पहले हम खुद से अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा के देख सकते हैं। अगर LV3 पर दर्द है, पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो फिर लीवर का इन्वॉल्वमेंट है। लीवर का इन्वॉल्वमेंट, लीवर हमारे शरीर में एक पहला ऑर्गन है जो प्रभावित होता है। तो हम जीवन में कुछ भी अव्यवस्थित करें, अगर हम बॉडी में टॉक्सिन जमा हो या स्ट्रेस से कुछ गड़बड़ी होने लगे तो लीवर पर प्रभाव जाएगा। अपने LV3 को दबा कर चेक कर लें। अगर LV3 पे दर्द मिलता है तो लीवर पे कुछ तो ठीक नहीं है, और ज़्यादातर लोगों को LV3 पर दर्द मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि पूर्णतः स्वस्थ बहुत कम लोग हैं, और आपके स्वास्थ्य में लीवर एक पहला ऑर्गन है जो प्रभावित होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ हार्ट अटैक से होता है, हार्ट के ठीक से काम नहीं करने से होता है। लेकिन जो पहला शरीर में रोग आता है वो हमारे पेट में आता है, और पेट में भी सब लीवर में आता है। हमें करना क्या चाहिए, हम उस पर फोकस करें। हमें अपना लाइफ स्टाइल प्रॉपर रखना है, अपने भीतर तनाव नहीं आने देना है। तनाव आता है तो तनाव को कम करने के लिए हम योग निद्रा का अभ्यास करें। हम वैसे दोस्त लोगों की संगति में रहें जो तनाव के साथ नहीं जीते। अपने सर्कल को थोड़ा चेंज करें। जैसे लोगों के साथ हम होते हैं, हम उनकी आदतों को, उनके जीवन जीने के तरीक़ों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, अनजाने में। जानकर नहीं, अनजाने में होता है। तो जो लोग खुश रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, वैसे लोगों को ढूंढिए, वैसा फ्रेंडशिप सर्कल रखें। ध्यानी लोगों को ढूंढें, ध्यानियों के साथ रहें, तो आप बेहतर हेल्थ, बेहतर लीवर हेल्थ एंजॉय करेंगे। लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने के अलावा हम अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, हम अपना पल्स रेट चेक कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर और पल्स रेट अगर हमारा नॉर्मल रेंज में रहता है तो भी ये एक जनरल पैमाना है कि हमारा हेल्थ
रीजनेबली ओके होगा, हमारा लीवर ओके होगा। लीवर अगर डिस्टर्ब होगा तो ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। ब्लड प्रेशर तो बहुत आसानी से हम चेक कर सकते हैं। प्रॉब्लम पता चल जाए तो हमें एक्यूप्रेशर करना है, अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन के साथ साथ हम EFT कर सकते हैं। तो पहले तो हम LV3 का मसाज करना सीखें। जब आप LV3 के साथ अभ्यस्त हो जाते हैं तो LV3 में हम अपने लीवर के सभी मेरिडियन पॉइंट्स, सभी 14 मेरिडियन पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं। आप कितना समय देना चाहते हैं, कितना आप इंटरेस्ट लेते हैं, उस पर निर्भर करता है। इन सभी 14 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे तो भी फ़ायदा होगा। तो लीवर 3 पे तो एटलीस्ट हम काम करना शुरू कर दें। लीवर 3 जब आपके साथ हो जाए रेगुलर तो लीवर 2 पे जाएं, फिर लीवर 1 पे जाएं। लीवर के पीछे किडनी है, हम किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जाएं। अगर किडनी ठीक नहीं है तो उसका प्रभाव लीवर पे जाएगा। हमारी बॉडी में ऑर्गन आइसोलेटेड रूप में नहीं जीते। ये डिफरेंस एनर्जी मेडिसिन में और मेडिकल साइंस में थोड़ा आता है। मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में सभी चीज़ों को छोटा छोटा करके देखते हैं। इंटरकनेक्शन को उतना नहीं समझा जाता, उतना महत्व नहीं दिया जाता। एनर्जी मेडिसिन में हम इंटरकनेक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि सभी मिलजुल कर ही ठीक रह सकते हैं। अगर लीवर को ठीक रखना है तो किडनी को भी ठीक रखना पड़ेगा। अगर हमारा बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ तो वो बाकी को भी डिस्टर्ब करेगा ही। तो लीवर को ठीक रखने के लिए सिर्फ लीवर पे ध्यान नहीं रखना है, अपनी किडनी पे भी ध्यान रखना है। और हार्ट का ध्यान तो हर केस में रखा जाता है क्योंकि वो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो को डिसाइड करता है। ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा। अगर ब्लड फ्लो कम हो, अब कम होता है हीमोग्लोबिन की कमी से, या हार्ट अपना फंक्शन जितना उसको पंप करना चाहिए 70 से 80 बार 1 मिनट में, उतना वो पंप नहीं कर रहा, या उसकी ताकत कम हो गई, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, तो हम हार्ट के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करेंगे। और हार्ट का इमोशन जुड़ा हुआ है खुश रहने से। जितना हम खुश रहेंगे उतना हार्ट हमारा अच्छा काम करेगा। लीवर का इमोशन हो गया इनिशिएटिव लेने से, एक्टिव रहने से। जितना हम एक्टिव रहेंगे, जितना हम चलने के लिए तैयार रहेंगे, उतना हमारा लीवर ठीक रहेगा। माइंड बॉडी मेडिसिन में ये इंटरेस्टिंग बात है कि हम अपने सोचने के तरीके, अपने काम करने के तरीके को बदल करके अपना इंटरनल हेल्थ अच्छा कर सकते हैं। लीवर को ठीक रखना चाहते हैं तो एक्टिव रहें, थोड़ा पैदल चलें, ज़्यादा सेडेंटरी ना हो। लाइफ स्टाइल मेडिसिन में जितना कहा जाता है चलने के लिए, एक दिन में 10,000 स्टेप्स, बहुत कम लोग हैं। जब तक आपकी लाइफ में वॉकिंग अगर डिसिप्लिन वे में नहीं है, अगर हम सिर्फ जितना अपने घर से अपने ऑफिस जाना या सब्जियों लाने के लिए जाना, इतना जितना वॉकिंग है, अगर हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं तो 10,000 स्टेप्स नहीं होते। यानी कि ज़्यादातर लोग जितना चलना चाहिए उससे कम चल रहे हैं। थोड़ा सा हम इस मामले में सजग बने, थोड़ा अपने आप को एक्टिव करें। वॉकिंग करने से आपका लीवर ठीक होता है। लीवर के हर एक रोग में वॉकिंग बहुत फ़ायदेमंद देगा। एक्सरसाइज, योगा भी लीवर के लिए अच्छा है। गतिमान आसन, जब योगा में हम जाते हैं तो स्थिर आसन होते हैं और गतिमान आसन होते हैं। स्थिर आसन जिसमें बैठना होता है, रुकना होता है। गतिमान आसन है जिसमें हमें मूवमेंट करना होता है। तो जब हम योगासनों में जब जाएं, हठ योग में 84 आसन बताए जाते हैं, तो जो गतिमान जिसमें मूवमेंट करने वाले जो आसन हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्राणायाम पे फोकस करना चाहिए। और सभी प्राणायाम में प्राणायाम का राजा है अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। एक तरफ से हम श्वास लेते हैं और दूसरी तरफ से श्वास छोड़ते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी संतुलित होती है। तो हर एक रोग में ये संतुलन हेल्प करता है। अगर हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला संतुलित रहे तो आपको कोई रोग नहीं हो सकता। लीवर क्या, कोई दूसरा रोग भी नहीं हो सकता। तो इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से हम संतुलित कर सकते हैं। अब जब अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात आए तो ये समझिए कि इसमें करने का महत्व है। कितनी देर कर रहे हैं वो उतना महत्व नहीं है। आपसे 5 राउंड भी कर लेते हैं तो भी एक बेसिक वे में तो संतुलन थोड़ा आया। अगर आपको लगता है कि मुझे और करने की ज़रूरत है, लिसन योर इनर। देखिए,
मेडिसिन में ये कंसेप्ट धीरे धीरे अब आ रहा है, पर्सनलाइज्ड अप्रोच की ज़रूरत है। दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए सेम नियम नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की प्रकृति क्या है, उसका वजन कितना ज़्यादा है, उसका मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट या कितना स्लो है, उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, उसका पल्स रेट कैसा है, जब सिचुएशन वेरी कर रही हैं तो इंस्ट्रक्शन वेरी कर जाएंगे। किसी को 5 बार करना भी काफ़ी है, किसी को करने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी को अधिक करने की ज़रूरत है। तो हम पढ़ने समझने पर जाएं, वात पित्त कफ क्या है, मेरे को कौन सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन यह भी जाने कि एक अगर हम ध्यान के अभ्यास से अगर जुड़े हुए हों, या ऐसे भी हमारा जो इनर वॉइस है जो कि डिवाइन का वॉइस होता है, उसको जब हम सुनेंगे मानेंगे तो हम बिल्कुल परफेक्ट में रहेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जब करने जा रहे हैं, आप कर लें, उससे बातें बन गई। कितनी देर करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ 5 राउंड भी करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा जो 5 मिनट करने का मिलेगा। ये इंटरेस्टिंग बात है, इस तरह से बहुत कम जगह समझा गया है। मैकेनिकल वे में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो, नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान का उपयोग कर रहे हैं, आप वॉकिंग का उपयोग कर रहे हैं तो भी ठीक है। हमें समझने को करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जो आपको अनुकूल लगता है, फेवरेबल लगता है, उसको हम अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करें। ध्यान, प्राणायाम, वॉकिंग, ये हमारे लीवर को हेल्प करेगा। सर, इसके साथ ही आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लिवर डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस की जो समस्या, जो संक्रमण है, उसके बारे में भी आपसे समझना चाहूँगी। जो ये 3 तरह के हेपेटाइटिस हैं, ए, बी और सी, क्या ये इनमें क्या कुछ सिमिलैरिटी होती है, क्या कुछ इनमें अलग होता है, आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, वायरस के टाइप के अनुसार जी, इनका नाम दिया जाता है। बी और सी अधिक कॉमन है, और ख़ासकर विटामिन हेपेटाइटिस बी। एनर्जी मेडिसिन में हेपेटाइटिस बी हो या सी हो, कोई भी हो, यहाँ पर हमें वायरस के अनुसार तो हमारा ट्रीटमेंट बदलता नहीं है। यहाँ तो चूँकि हम समझ रहे हैं कि इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन में हम यांग को कम करेंगे। लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वहाँ पे हम ब्लैक कलर लगा देंगे। हमारे पैर में लीवर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट अंगूठे के जड़ पर है, अगर हम वहाँ पर काला रंग लगा देते हैं तो अगर आपको हेपेटाइटिस कितना भी पुराना हो वो हील होना शुरू हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। एलोपैथी में बोलते हैं कि हेपेटाइटिस की बहुत अच्छी, वो उसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप करके देखेंगे तो आप पाएंगे। लीवर 2 को सिडेट करना है, यानी कि ब्लैक कलर लगाना है दिन में 3 से 5 बार। और इन्फ्लामेशन का बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। वैसे स्ट्रेस तो का रोल तो हर जगह है, लेकिन इन्फ्लामेशन जो है, बात समझें, इन्फ्लामेशन जो है ना, सेल के लेवल पे स्ट्रेस है। जो सेल में जो वहाँ पे सेलुलर मीडियम है, जो लिक्विड है, वहाँ पर लेवल पे स्ट्रेस है, तो वो इन्फ्लामेशन हो रहा है। मानसिक रूप से स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है, और स्ट्रेस के साथ साथ एक डर की भावना है। सभी इन्फेक्शंस में डर एक मानसिक कारण है। अगर हम डर को कम कर लेते हैं, डर को हम जीत लेते हैं, तो इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। साइकोसोमेटिसिटी, साइको से सोमा, मन से शरीर, मन की भावनाओं से शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर हम चिंतन करेंगे किसी भी रोग में, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। अपने मेडिटेशन में बैठे और पूछें कि इस रोग में मुझे अपने माइंड में क्या चेंज करना है, मेरे मन की कौन सी सोच विचार की व्यवस्था मेरे शरीर में इस रोग को पैदा कर रही है। आप थोड़ा सा चिंतन मन करेंगे ना, आपको समझ में आएगा। ध्यान के अलावा हम सोने से पहले अपने सवाल को रख सकते हैं। देखिए, जब हम रात में सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, और हमारे सब कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास हर सवाल का जवाब है। सोने से पहले हम अगर
पूछते हुए सोते हैं, इस रोग का मानसिक कारण क्या है। मानसिक कारण पता चल जाए तब तो हील करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो सबसे बड़ा जड़ वो है। फिजिकल बॉडी के पीछे इथरिक बॉडी है, इथरिक बॉडी के पीछे मेंटल बॉडी है। हम एनर्जी पे काम करेंगे, फिजिकल बॉडी हील होगा। एनर्जी से भी पीछे मन पर जाकर काम करेंगे, तब तो और ज़्यादा गारंटेड है कि आपको रिजल्ट आएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखकर करने की जरूरत है। बीमारी एक दिन में तो आती नहीं है, भले आज आपको पता चली हो, लेकिन ये आपके कई सालों की लापरवाही का, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का नतीजा है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कोई भी रोग हो, चाहे कोई डॉक्टर कितना भी बड़े रोग को बोल दिया हो, इसका इलाज नहीं हो सकता। आप 6 महीने से 1 साल का टाइम फ्रेम लेके चलें कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है। हीलिंग होगी, और हीलिंग अगर नहीं भी हो तो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। आपकी जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ कम हो रही है, आपकी भूख बढ़ रही है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, आप ज़्यादा खुश रहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट की तरफ तो है ना। जितना बारीकी से समझेंगे उतना आप उसे पूरी तरह से हील भी कर सकते हैं। हमें इन और यांग के कंसेप्ट को समझते हुए जब हम एक्यूप्रेशर पे हीलिंग करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हमें नाड़ियों में इन यांग के कंसेप्ट को समझते हुए अप्लाई करना पड़ेगा। फैटी लीवर में हमने लीवर 2 को टोन किया, लेकिन हेपेटाइटिस में हमने लीवर 2 को सेडेट किया। लीवर 2 को सेडेट करने के साथ साथ हम अपने कलाई पर LI11 को सेडेट कर सकते हैं। हर इन्फेक्शन में LI11 को सेडेट किया जा सकता है। इनफैक्ट पूरे LI मेरिडियन पर हम काम कर सकते हैं, उसे सेडेट कर सकते हैं। LI11 को सेडेट करना ये तो हर इन्फेक्शन में फ़ायदेमंद है। समर के मौसम में मैंने बर्फ़ लगाने के लिए मैं इंस्ट्रक्शन देता था, लेकिन अगर समर का मौसम नहीं है तो हम मैनुअल हाथ से करें या कलर थेरेपी प्रयोग कर सकते हैं, या अगर आपको कोई एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट मिल जाए तो मैग्नेट के प्रयोग से कर सकते हैं। ची को, पार्टिकुलर ची, यांग ची जो इन्फेक्शन को लाती है, उसको हम सेडेट कर देंगे तो इन्फेक्शन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। साथ में मन पर, डर पर काम करेंगे। डर को जीतने के लिए, डर को हटाने के लिए अफर्मेशन हम करेंगे कि मैं करेजियस हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं जीवन में हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार हूँ। जब डर होता है तो हम किसी पार्टिकुलर सिचुएशन से, किसी पार्टिकुलर पर्सन से दूर भागते हैं कि मुझे लाइफ में ये नहीं चाहिए। जीवन का एक बहुत बड़ा महामंत्र है स्वीकार करना, समर्पण करना। भगवत गीता का ये एक सार है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम माध्यम बन जाओ, समर्पित हो जाओ। अगर हम जीवन में समर्पित हो जाएं, कभी आपको डर लग रहा है, आप याद कीजिए भगवान को, समर्पित हो जाइए कि जो भी हो रहा है भगवान तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, मैं स्वीकार करता हूँ जो भी होगा। नाउ टेक द कंट्रोल। ऐसे कंट्रोल उसी के हाथ में है। इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन कंट्रोल हम अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम थोड़ा सरेंडर कर लें, थोड़ा कंट्रोल अलाउ करें, आप डर को जीत लेंगे। डर आप पे हावी नहीं हो पाएगा। जीवन में कभी भी डर हो ना, आप इसको करके देखिएगा, और कोई इन्फेक्शन हो तब करके देखिएगा। डर के लिए अफर्मेशन करें, थोड़ा सरेंडर करें, हायर पावर से हम जुड़ें। जब समर्पण हम करते हैं, सभी हायर पावर को, गॉड के प्रेजेंस को मानते हैं, तो जो दिव्य शक्ति है उससे हम जुड़ जाएं, और इसको हम प्रैक्टिकली अच्छे से फील करें, उसके लिए ध्यान की साधना है। लेकिन हाँ, प्रार्थना से, समर्पण के भाव से भी थोड़ा हो सकता है, और ध्यान से तो प्रॉपरली हो सकता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ध्यान से हमें अपने डर को समाप्त करना है। ये समझेंगे तब आप अपने हेपेटाइटिस को जल्दी ठीक कर पाएंगे। नहीं जानते हैं कि हीलिंग कैसे होगी, और सिर्फ ऐसे ही ध्यान आप कर रहे हैं। हो सकता है हीलिंग हो जाए, लेकिन कभी कभी हीलिंग में टाइम भी लग जाता है। कभी कभी कुछ लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि मुझे ध्यान करते हुए इतना समय हो गया, हीलिंग नहीं हो रही है। हीलिंग होगी, 100% होगी। आप धैर्य तो रखिए, डर को जीतें। इन्फेक्शन के मामले में, हेपेटाइटिस के मामले में डर को जीतें। डर को जीत लिया, हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगा।
सर, जैसे कि आपने अफर्मेशंस के बारे में बताया, तो अफर्मेशंस अपनाने का एक तरीका मैं अभी सर्च कर रही थी कुछ, तो मुझे मिला कि जो कुछ हॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस यूज़ होते हैं, बहुत ऐसे इस तरह से उनको डिज़ाइन किया जाता है कि वो अफर्मेशंस का भी काम कर सकते हैं। तो जी, जो कर युवा सकते हैं। हैं हमारे, वो इसको किस तरह से लें कि क्योंकि हमारे युवा जो हैं हर चीज़ को इस तरह से देखते हैं बहुत ही टेक्निकल वे में कि ये काम करेगा भी या नहीं, लेकिन जब हम गाना तो गा ही रहे हैं और उसको अफर्मेशंस की तरह लें तो वो और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत हमारे लिए काम काम करेगा। यस। तो इस पर ज़रा आप व्याख्यान दीजिए। देखिए, गाने में जो गाने का जो धुन है, जो लय है, उससे उसको गुनगुनाना, उसको सुनना आसान हो जाता है। जी। हम उसे पसंद करते हैं। इनफैक्ट कोई दूसरा लैंग्वेज का सॉन्ग भी कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है, उसके सिर्फ म्यूजिक की वजह से हम उसको एंजॉय करते हैं। जी। हमें उसके शब्द समझ में नहीं आ रहा है, लिरिक्स हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी सब हमें अच्छा लगता है। तो संगीत के पास तो एक विशेष काबिलियत है। हाँ, अगर हम अफर्मेशन को सॉन्ग के रूप में करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि मुझे कौन सा अफर्मेशन करनी चाहिए, तो हम अपने किसी भी सॉन्ग में अफर्मेशंस को जोड़कर उनका अपने लिए पर्सनलाइज सॉन्ग बना सकते हैं। जैसे हमारे पीएमसी हिंदी में एक नलिनी कमल है, जी। तो ऑल इज़ वेल अफर्मेशन जो है, उनको उन्होंने मेडिटेशन को और ऑल इज़ वेल को सॉन्ग के फॉर्म में बनाकर, जी। जी। क्योंकि उनका थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में रुझान है तो उन्होंने ऐसा किया। कोई भी ऐसा कर सकता है। लेकिन थोड़ा या फिर जो आमिर खान की मूवी है ऑल इज वेल, उसमें उस वैसे प्रॉपर सॉन्ग नहीं है, लेकिन उसमें ऑल इज वेल का फॉर्मेशन आता है जी। कि भैया ऑल इज वेल, लाइफ चाहे जैसी चल रही हो लेकिन उसमें हम मस्त रहना सीखें, खुश रहना सीखें। तो ऑल इज़ वेल एक अच्छा फॉर्मेशन है जो हर जगह काम आएगा, जो हमारे भगवत गीता के सार से जुड़ा हुआ है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा हायर विल, डिवाइन विल पर जाएं, थोड़ा सा आध्यात्मिकता यहाँ पे आ रही है गहरी रूप से। जो भी हो रहा है वो तो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है ना। बिना भगवान की मर्जी के तो कुछ भी नहीं होता। तो भगवान तो है, कभी वो कुछ गलत तो करते नहीं है। गॉड नेवर मेक्स मिस्टेक। अगर हम इस बात को समझ लें तो जो भी भगवान कर रहा है हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। और जब हम स्वीकार करें तो रेसिस्टेंस, हमारे तरफ से रेसिस्टेंस बंद होने से आप अपने रोग को जल्दी ठीक होता हुआ पाएंगे। देखिए, बीमारी जब होती है ना, हम रेसिस्ट करते हैं, मुझे ये बीमारी क्यों हुई, मुझे ये नहीं होनी चाहिए, मैं तो इतना अच्छा लाइफ जी रही हूँ। रेसिस्टेंस को लाने के बजाय आप सरेंडरेंस को लेकर आए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। तो इस भाव से आपका स्वीकार भाव जब आ जाएगा ना, तो सकारात्मकता की ओर जुड़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और रोग को स्पेसिफिक को होते हुए भी हम अफर्मेशन को समझें, जनरल अफर्मेशन को भी समझें। ऑल इज़ वेल एक जनरल अफर्मेशन है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ये एक जनरल अफर्मेशन है। मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, ये एक जनरल अफर्मेशन है। ये सभी पुरुषों को, सभी स्त्रियों को करना चाहिए। स्त्रियों को तो विशेष रूप से करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपने परिवार वालों के लिए तो करती हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करती। ये एक हमारे कल्चर में आ गया है, इंडियन कल्चर में। वैसे कुछ पुरुषों में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम दूसरों का भी केयर करें, अपना भी केयर करें, अपने केयर करने में कटौती ना करें। हम दूसरों को खाना उनके पसंद का खाना बनाकर खिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी पसंद का हम ध्यान नहीं रखते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना केयर करने में ऐसा नहीं करते, तो वहाँ उन मामलों में आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद का ध्यान रखती हूँ, मैं खुद का ध्यान रखता हूँ, ये अफर्मेशन बहुत काम आएगा। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट लीवर के हर एक रोग में काम आता है। हेपेटाइटिस है, फैटी लीवर है तो लीवर 2 को हम टोन करते हैं, हेपेटाइटिस है तो हम सेडेट करते हैं। LV3 के अलावा हम K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जाते हैं। इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाते हुए अफर्मेशन को बोलने की हम आदत डालें। और सॉन्ग की तरह बनाना चाहते हैं तो सॉन्ग की तरह बना लें। अपने फेवरेट सॉन्ग में आप किसी भी एक लाइन को, 2 लाइन को बदल के अब अफर्मेशन अपना जोड़ लीजिए। मैं एक्टिव हूँ, मैं फास्ट हूँ,
मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। अफर्मेशन को कोशिश करें कि वो छोटा से छोटा हो। लुई है कि किताब को पढ़ते हुए या इतने सारे एग्जाम्पल सुनते हुए आप तो अफर्मेशन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझना, थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, आपको अपने सोचने के ढंग में कौन से बदलाव करने की ज़रूरत है, वैसा अफर्मेशन आप चुनें। तो दो व्यक्तियों के लिए कॉमन अफर्मेशन नहीं हो सकता। उनकी सोचने का ढंग क्या है, उनका लाइफ के प्रति एटीट्यूड क्या है। जिसको डर है उसको करेज का अफर्मेशन चाहिए, जो खुद से प्यार नहीं करता उसको सेल्फ लव का अफर्मेशन चाहिए, जो निगेटिव सोचता है उसको पॉजिटिव सोचने के लिए अफर्मेशन चाहिए, कोई अगर एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव होने के लिए अफर्मेशन चाहिए। तो अफर्मेशन में भी कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन होता है, होगा ही। हमें इस बात को माइन्यूटली नोटिस करना है कि मुझे कहाँ बदलना है, मुझे क्या सीखना है, मुझे अपने भीतर क्या बदलाव लाना है। ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक। माइंड में बदलाव ले आएंगे, शरीर बदल ही जाएगा। माइंड को बदल दें और शरीर नहीं बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए साइकोसोमेटिसिटी के कंसेप्ट को समझते हुए कहा जाता है कि बीमारी लाइलाज नहीं है। मन को बदलिए, बॉडी बदल जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा। माइंड को बदलना किसी भी रोग में मुश्किल तो नहीं है। अब जैसे कैंसर को बड़ी बीमारी मानते हैं, कैंसर का मानसिक कारण क्या है? क्रोनिक एंगर, क्रोनिक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। हम जीवन की किसी बात से परेशान हो गए, इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा पाले हुए हैं, कोई पुरानी बात बीत गई लेकिन उसको हम अपने दिमाग में अभी तक घुमा रहे हैं। तो कैंसर के मामले में सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। तो खुद से प्यार करना खुशी के साथ होना चाहिए। कोई आपको आई लव यू बोले, एक प्लेन वे में बोले और एक थोड़े अंदाज में, थोड़े भाव के साथ बोले, तो दोनों का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो हम अफर्मेशन जो बोलते हैं उसमें थोड़ा हमारा भाव होना चाहिए, थोड़ा खुशी का भाव होना चाहिए। सिर्फ न्यूट्रल वे में न्यूज रीडिंग जैसा अगर हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा। उसका इफेक्ट भी हो सकता है लेकिन उतना इफेक्ट नहीं होगा। जब हम भाव में जाकर करते हैं ना, खुश होते हुए, खुश रहते हुए, तो उसका इफेक्ट अधिक पड़ेगा। हमारे हाथ में कलाई पे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, छोटी उंगली के लाइन में। खुश रहने के लिए हार्ट हमारा हेल्दी होना चाहिए, HT7 हेल्दी होना चाहिए। तो HT7 का मसाज करते हुए हम अफर्मेशन को दोहरा सकते हैं, किसी भी अफर्मेशन को। HT7 को मसाज करेंगे तो हमारी खुशी का लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद अफर्मेशन करेंगे तो अफर्मेशन काम आएगा। तो कई तरह की माइन्यूट बातें हैं, हमें वो समझना है। खुद से प्यार करना सीखना है। कोई गुस्सा है, कोई पुरानी बातें हैं, उसको रिलीज करना, फॉरगिव करना सीखना है। तो इसीलिए पुरानी बातों को रिलीज करने के लिए ना ब्रेथ वर्क एक अच्छा माध्यम है। मेडिटेशन को हम अपनाते हैं। यहाँ पर आंख बंद करके सांसों पर ध्यान देना मेडिटेशन है। और एक स्पेसिफिक म्यूज़िक होता है, उसके साथ रिदमिक कंटिन्यूस ब्रीदिंग करते हैं, वो ब्रेथ वर्क है। हमारे PMC हिंदी पर आपको ब्रेथ वर्क भी मिलेगा। श्रेयांश डागा जी के द्वारा ज़्यादा है उसका वीडियो। लेट कर आप ब्रेथ वर्क करें, 10 दिन आप ब्रेथ वर्क करके देख लें। अगर आपकी ऐसी टेंडेंसी है कि आपकी बातों में, मन में चीज़ें घूमते रहती हैं, छूटता नहीं है, पुरानी बात आप छोड़ नहीं पाते, आप 10 दिन ब्रेथ वर्क कर लीजिए, आप पाएंगे कि कमी उसमें आनी शुरू हो गई। 1 महीने कर लीजिए, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो योग निद्रा जो है यहाँ पर हम करते हैं। हेपेटाइटिस में योग निद्रा का बहुत फ़ायदा होगा। हम यहाँ ध्यान की बात करते हैं, ब्रेथ वर्क है, ये सभी बहुत हमें मजबूत करते हैं, भीतर से हील करते हैं। सर, जब हम बात कर रहे हैं लिवर डिसीज़ के बारे में, तो एक डिसीज़ जो मेरे दिमाग में आई, जो लिवर का जो आकार बढ़ने लगता है, बोलते हैं कि लिवर का साइज़ बढ़ गया, लिवर बड़ा हो गया। हेपेटोमेगाली जी, तो इसको किस तरह से समझे? क्योंकि आम आदमी को सिर्फ यही समझ में आता है कि लिवर बढ़ गया, तो ये एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, बहुत सारे इन्फेक्शन में ही होता है। ये भी इसका भी एक कारण जो है वो इन्फेक्शन है।
जैसे मलेरिया का इन्फेक्शन होता है, तो कितनी बार हेपेटोमेगैली होती है और कितनी बार हेपेटोस्प्लेनोमेगैली होती है। लीवर भी बड़ा हो जाता है और हमारा स्प्लीन भी बड़ा होता है। तो हेपेटोमेगैली या स्प्लेनोमेगैली है, तो अब यहाँ पे है हमें लीवर के हर एक चीज़ के लिए LV3 काम आएगा। हम LV3 पर मसाज कर सकते हैं। टच थेरेपी काम आएगी। हम उसको लीवर पे हाथ रखेंगे, भाव करेंगे, एनर्जी जाए वहाँ पर और लीवर ठीक हो, वो ठीक होने लग जाएगा। लीवर का साइज जो है वो बड़ा होता है, ये अल्ट्रासाउंड पे ही पता चलता है ना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पे जाते हैं। अगर फंक्शन बदल गया तो ब्लड रिपोर्ट में पता चलता है, अगर स्ट्रक्चर में चेंज आया तो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। तो इसीलिए ब्लड का जांच करना रिलेटिवली ज़्यादा ईजी है, क्योंकि एक बार हम ब्लड जांच करेंगे तो सारी ब्लड का जांच कर सकते हैं। CBC कर लेंगे, LFT कर लेंगे, KFT हो जाएगा। ये सबसे कॉमन ब्लड रिपोर्ट है, तो वो ज़्यादा इजी करते हैं। लेकिन इससे ना हमें फंक्शन पता चलता है कि हमारे लीवर से कौन सा एंजाइम, कौन सा केमिकल जो बनता है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितना कम है, ज़्यादा है। स्ट्रक्चर के लिए अल्ट्रासाउंड होता है। तो हेपेटोमेगैली जो लीवर बड़ा होना है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उसका साइज बड़ा हो गया। LV3 पर हम हरा रंग लगा के रखें, उसका साइज छोटा होने लग जाएगा। सर इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों होने लगता है, लीवर का साइज क्यों बढ़ता है? डिफरेंट इन्फेक्शन से होता है। जी। जैसे एक मलेरिया एक इन्फेक्शन है, जी, अलग अलग वायरस के इन्फेक्शन से होता है ना। तो उससे क्या कुछ तकलीफें होने लगती हैं? बहुत सारी का तकलीफ हो सकती हैं। लीवर के जो भी काम हैं जी, वो सब इफेक्ट होने वो सारे इफेक्ट हो सकते लगते हैं। जी, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल बनाता है, बाइल का फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। डाइजेशन डिस्टर्ब होगा तो हमें ब्लोटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है। लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होगा तो फिर उससे हमारा ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा तो हमें हाइपरटेंशन वगैरह हो सकता है ना। तो लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं। लीवर इनफैक्ट हर एक हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसका कोई ना कोई कंपोनेंट कहीं ना कहीं लीवर से प्रभावित है। तो लीवर का बहुत एक्सटेंसिव प्रभाव है। तो हर एक रोग में हम ये रूल आउट करते हैं कि लीवर का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। मेडिकल में हम ब्लड जांच करके करते हैं और एक्यूप्रेशर में हम लीवर 3 को दबा के करते हैं। तो लीवर 3 को दबाना सबसे इजी है। ब्लड प्रेशर, ब्लड जांच में भी तो ब्लड देना पड़ेगा जी, और उसका रिपोर्ट कुछ समय के बाद आएगा। अगर कुछ एरर हो गया कभी तो वो भी गड़बड़ है। कभी कभी ऐसी छिटपुट खबरें आती हैं, अब ये ज़्यादा वेरीफाई नहीं हो पाती। किसी मूवी में ये बात आई थी कि, और ये डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट्री हील बुक में भी एक बात आई। एक कोई किसी पेशेंट को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे लीवर में कैंसर है। वो डर गया और बीमार हो गया। इलाज उसका शुरू हो गया था, लेकिन 2 महीने के इलाज के बाद ही वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसके बॉडी में जहाँ पे डॉक्टर ने बताया था कैंसर, वहाँ पे तो कैंसर था नहीं। ये थोड़ी 20 साल 30 साल पुरानी बात है, लेकिन मेडिकल जर्नल में ये डॉक्यूमेंटेड बात बता रहा हूँ मैं आपको। कैंसर दूसरी जगह था और वो उसका साइज इतना छोटा था कि उससे लाइफ खतरे में है ऐसा सिचुएशन तो नहीं था। डॉक्टर जोआन बोरिसेंको, माइंड बॉडी मेडिसिन, हार्वर्ड में माइंड बॉडी मेडिसिन क्लिनिक के वो को फाउंडर हैं डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन के साथ। डॉक्टर जोआन बोरिसेंको ने ये बात बताई है, ऐसा हो चुका है, होता है। तो रिपोर्ट कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा हो कि मैंने जो रिपोर्ट आई है मेरे ब्लड की जांच, ये कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, इतना गड़बड़ मेरा हेल्थ तो नहीं है, अगर आपको ऐसा शक जाए तो किसी दूसरे लैब से फिर से जांच कराइए। कोई नुकसान नहीं है दूसरे लैब से कराने में। अगर कन्फ्लिक्ट आता है तो तीसरी जगह से थोड़ा कुछ 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद फिर से करा कर देखें। एरर, रीडिंग में एरर हो सकते हैं। अब जब काउंटिंग कर रहे हैं कि सेल्स कितने हैं, एंजाइम कितना है, रीडिंग में थोड़ा बहुत एरर होने से तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि एक अच्छा डॉक्टर क्लिनिकल रिपोर्ट्स पे ज़्यादा नहीं जाता, वो सपोर्टिव एविडेंस के रूप में होता है। मुख्य बात है
कि पेशेंट क्या बातें बोल रहा है, क्या बातें बता रहा है, या उसको देखने से या उसके बॉडी लैंग्वेज को देखने से क्या पता चल रहा है। जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बातें हैं वो ज़्यादा महत्व रखती हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो कम महत्व रखते हैं। लेकिन दुनिया में थोड़े मेडिकल लीगल केस बढ़ने के कारण से रिपोर्ट्स पे ज़्यादा रिलाई करने लग गए हैं। ये थोड़ा एक अनहेल्दी ट्रेंड है। एक अच्छे डॉक्टर को क्लिनिकल रिपोर्ट्स अपने डाइट ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन जो हमने ब्लड से जांचें करी उससे ज़्यादा आसान तो है हम लीवर 3 को दबा के देख लें, लीवर 3 पर दर्द होता है क्या। लीवर 3 पर दबाने के अलावा अगर हम एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट के पास जाते हैं तो एक अच्छा एक्यूप्रेशर पर्सन पेट को पालपेट करके भी पता लगा सकता है कि लीवर डिस्टर्ब्ड है क्या, लीवर में कुछ गड़बड़ी है क्या। लीवर के जो 14 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, 14 पॉइंट में 5 और 6 ज़्यादा मुख्य महत्व के हैं। उनमें प्रेशर देकर अब जैसे किसी डिजीज में लीवर 2 एक हीट पॉइंट है, थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल आएगा एक्यूप्रेशर की जब बातें आएंगी। तो अगर लीवर 2 पे अगर शक हो एक्यूप्रेशर वाले को कि लीवर का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, हो सकता है कितनी बार इन्वॉल्वमेंट ऊपर से नहीं लग रहा हो, लेकिन अगर लीवर 2 को दबा के देखने से अगर लीवर 2 पे अगर दर्द आ रहा है तो वो जान जाएगा कि हाँ लीवर तो गड़बड़ है। तो लीवर गड़बड़ है तो फिर उसी मेरिडियन के LV8 पॉइंट पे या LV2 पे, LV3 पर काम करके उसको इलाज कर सकता है। तो गड़बड़ी का पता हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से आसानी से लगा सकते हैं, खुद से भी या किसी दूसरे के माध्यम से भी। सुजोक और रिफ्लेक्सोलॉजी में भी, जो एक्यूप्रेशर का एक मिनी ब्रांच है, पाम में प्रेस करके दबाकर जिम्मी से ज़्यादा दिखाते हैं या कुछ लोग हाथ से भी करते हैं। अगर लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया में अगर पेन मिल रहा है तो फिर लीवर के इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस हैं। तो हम दबाकर देखकर ज़्यादा आसानी से पता लगा सकते हैं लीवर गड़बड़ है क्या। सर, लिवर गड़बड़ की जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जब लिवर पर गांठें बताई जाती हैं, तो ये क्यों होती हैं? लिवर पर गांठों का आखिर कारण क्या है और ये फिर किस तरह से अफेक्ट करती है? सिस्ट कहते हैं इसको, लीवर जी। सिस्ट ना। लीवर के जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे पार्टिकुलर टिश्यूज़ जो हैं वो वहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया है और वो नॉर्मल लीवर सेल्स नहीं रहे, वो अपने आप में गांठ बन गई है ना। तो लीवर के सेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। तो एग्जैक्ट कारण तो इसका नहीं पता है। हम क्या चेंज होता है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, नहीं माइक्रोस्कोप में, अल्ट्रासाउंड में या हिस्टोपैथोलॉजी में कई बार हम उसका सैंपल लेते हैं स्पेसिमेन, तो उसको हम चेक करते हैं। तो क्या गड़बड़ होती है उससे वो जाएंगे। अब ये गड़बड़ क्यों होती है इसका एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं है। अब नॉर्मल से कुछ तो अलग है। हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उससे हम कुछ अलग होने लग जाएं तो कुछ बदलाव हो सकता है ना। अगर सिस्ट भी हो जाए तो वहाँ भी हम लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3 इन सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करेंगे। गांठें हैं, अब थोड़ा सा इन और यांग एनर्जी के रूप में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। 2 तरह की एनर्जी है, यांग एनर्जी जो सूरज से आती है और इन एनर्जी जो पृथ्वी से आती है। अब जो गांठें बनना है इसका ज़्यादा कनेक्शन इन से है जो पृथ्वी प्राण है, तो हमें इन को यहाँ पर थोड़ा कम करना है और यांग को थोड़ा बढ़ाना है। LV3 चूँकि बीच में है तो LV3 से काम हो जाएगा। LV3 के बाद अगर हम दूसरी जगहों पे जाना चाहें तो हम LV8 को सिलेक्ट करेंगे, LV1 को टोन करेंगे। मैं प्राइमरी रूप से सिर्फ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पर रहना चाहता हूँ, अभी हम ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ। LV3 भी अगर हम ठीक से करते हैं ना मसाज LV3 का, तो आपको बहुत चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। मसाज करें और वहाँ पे कलर लगाएं। मसाज करते हुए अफर्मेशन करें। हम अपने लीवर को डायरेक्ट टच करते हुए अफर्मेशन करें। मेडिटेशन के बाद अपने लीवर को टच करें। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार है, अब जैसे कोई कैंसर का मामला है या फेल्योर का मामला है, अब लीवर फेल्योर है तो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। कोई भी सर्जिकल ऑप्शन को ना बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखें। पहले आप अच्छे से 1 महीने 2 महीने अल्टरनेटिव चीज़ों को ठीक से ट्राई कर लें,
बहुत बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारा ट्रांसप्लांट को भी अवॉइड किया जा सकता है, ये इतना पावरफुल है। तो अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो दूसरे फैमिली मेम्बर भी टच थेरेपी कर सकते हैं। मेडिटेशन के बाद हाथ रखेंगे, ऊर्जा जाएगी, तो जो स्ट्रक्चर भीतर डिस्टर्ब हो गया है वो स्ट्रक्चर बदलने लग जाएगा। तो गांठें हो, सिस्ट हो या कैंसर में भी स्ट्रक्चर बदल जाता है। जो नॉर्मल सेल्स जो नॉर्मली डिवाइड करने चाहिए वो नॉर्मल वे में डिवाइड नहीं कर रहे। कैंसर का सेलुलर लेवल पे एक हम समझें कि जो सेल्स जो नॉर्मल वे में डिवाइड करते हैं वो नॉर्मल वे में डिवाइड नहीं कर रहे, वो जल्दी डिवाइड कर रहे हैं। तो हर तरह के रोग में हम समझें बैलेंस हम अपने जीवन में कैसे लाएं, ध्यान के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से, अफर्मेशन के माध्यम से, डाइट के माध्यम से। मिलेट डाइट, फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट। शुगर केन का जूस एक लीवर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, हम गन्ने का जूस पी सकते हैं। डिटॉक्स के मेथड में लीवर डिटॉक्स का मेथड होता है लीवर क्लिंज, वो थोड़ा सा इंटेंसिव प्रोसेस हो जाता है नेचुरोपैथी के अंदर। किसी नेचुरोपैथी सेंटर पे जाके किसी नेचुरोपैथ के ऑब्जर्वेशन में अगर लीवर की कोई समस्या है, स्किन की कोई समस्या है तो लीवर क्लिंज ट्राई कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर की कोई समस्या है, एप्सम सॉल्ट और ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है 2-2 घंटे पर। लेकिन चूंकि इंटेंसिव प्रोसेस है इसलिए मैं ज़्यादा आपको अभी नहीं बता रहा हूँ कि आप खुद से ट्राई ना करें, किसी के सुपरविजन में करें। लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, लीवर क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो एपिसोड में आपने जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा की, मुझे लगता है कि मेरे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और इन चीज़ों को जब हम बारीकी से, जब हम अपने ध्यान में रखेंगे और अपनी लाइफस्टाइल में, अपने जीवन में हम इन सब को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे समझकर, तो लगता है कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे और स्वस्थ, पूर्ण तरह से स्वस्थ रह पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन सवालों के जवाब के लिए और इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है लिवर से रिलेटेड या फिर और कोई भी समस्या, तो अपने सवाल हमें भेजना ना भूलें। अपने सवाल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए, अपना नाम, अपनी उम्र ज़रूर मेंशन करें और इसके साथ ही अपनी जो परेशानी है उसको डिटेल में मेंशन करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान देना डॉक्टर साहब के लिए थोड़ा सा आसान हो पाए। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।